नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं उत्तरकाशी से। बड़ी खबर जहां पर बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपा दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें बड़कोट के खरादी में बादल फटने से यातायात बाधित हुआ है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़कोट के खरादी में बादल फटने से यातायात बाधित हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि कुदरत का कहर देखने को मिला है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। ये बड़ी अपडेट, बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। उत्तरकाशी से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर बड़कोट के खरादी में बादल फटने से यातायात बाधित हुआ है और साथ ही साथ सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपा दिया है। यह बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बड़कोट के खरादी में बादल फटने से यातायात बाधित हुआ है। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाया है और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से बादल फटा है, कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, कितना नुकसान का आकलन अभी तक किया गया है? क्या अपडेट आपके पास है पंकज? देखिए, इस दौरान में आज लगभग 2 जगहों पर जो है भारी बारिश होने की और उससे नुकसान होने की, और अगर कहा जाए तो गधेरे उफान पे आने की खबरें मिली हैं। एक तो उत्तरकाशी के खरादी का मामला है, जहां पर जो है बड़कोट के पास जो है ये बादल फटने की सूचना है और वहां पर जो है मलबा जो है वो तमाम गाड़ियों को अपनी जद में ले चुका है। और हालांकि अभी किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन तमाम गाड़ियां जरूर जो है वो मलबे में फंसी। खरादी में बादल फट गया है जी, जो है बढ़ा हुआ जो है नदी का दिखाई दिया है, उसने भी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाई है। तो इस समय जो है सब सुरक्षित रहें, और मौसम विभाग ने भी इस बात की कि तमाम लोगों से आग्रह किया है कि नदियों के आसपास ना रहें, क्योंकि किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी नुकसान नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जनपद पौड़ी के वीरू खाल के रसिया महादेव में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। तो वहीं बादल फटने के बाद खटलगढ़ में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे लोगों में दहशत मच गई। तो वहीं उधर दूसरी ओर प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। तो प्रशासन ने नदी के किनारे रह रहे लोगों को चेतावनी जारी की है। हिमांशु बड़ौनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पौड़ी से फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस कुदरत के कहर को लेकर? क्या अपडेट आपके पास है हिमांशु? जी, मैं जानकारी दे दूं कि जनपद पौड़ी का ये दूरस्थ इलाका है जो वीरोखाल ब्लॉक है। यहाँ रसिया महादेव एक क्षेत्र है जहाँ ये बादल फटने की घटना हुई है। और देर शाम जो ये बादल फटा है उसके बाद जो है जो नयार नदी का जो है कि जलस्तर अचानक बढ़ गया। उसके बाद पूरे क्षेत्र में जो है अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को वहां पे चेतावनी जारी की है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। साथ ही आपदा प्रबंधन जो टीम है उसको भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही उन्होंने जो स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय एसडीएम वहां पे, उनको भी मौके पर जाकर नुकसान कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने की उनके निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अल्मोड़ा से सामने आई है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सच साबित हुई है। जहां पर अल्मोड़ा में दोपहर बाद भारी बारिश हुई और आंधी तूफान के साथ जमकर ओले भी बरसे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली। और खबर कोटद्वार से सामने आई है, जहां पर चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट 30 मई को अहम फैसला सुनाएगी। जहां पर आपको बता दें कि एडीजे कोर्ट में इस चर्चित हत्याकांड की 19 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट 30 मई को मामले पर अहम फैसला सुनाने जा रही। गौरतलब हो कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के अंकेश्वर में वनतंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या हो गई थी।
तो फिलहाल अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब 30 मई को अहम फैसला सुनाया जाएगा। सभी की नजरें जो हैं वो उसी पर टिकी हुई हैं। तो 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और एक रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम कर रही थी और इस दौरान आपको बता दें कि उसकी हत्या हुई थी। सवालों के घेरे में बीजेपी के कई नेता आए थे, लेकिन अब फिलहाल इसमें अहम फैसला सुनाया जाएगा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी द्वारा की गई थी। एसआईटी ने इस केस में कुल 97 लोगों को गवाह बनाया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 47 लोगों की गवाही कोर्ट में करवाई गई थी। 28 मार्च 2023 को एडीजे कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ, जिसका अब 30 मई 2025 को एडीजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं हिमांशु बडोनी, भारत समाचार, कोटद्वार। और कोटद्वार में पारिवारिक भूमि विवाद ने रिश्तों का खून कर दिया और इस घटना में एक युवक ने रॉड से हमला कर अपनी ताई की हत्या कर दी, जबकि ताऊ भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल घायल ताऊ अभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं अपनी ताई और ताई पर हमला करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाबर क्षेत्र के लोकमणिपुर सिंगड़ी क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि खुद हमलावर ने 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया, जिससे ताऊ को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी। तो वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और आगे की बारीकी से जांच की जा रही है। 19 मई की मध्य रात्रि में थाना कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत दो परिवार के बीच जमीनी विवाद को लेते हुए आपसी विवाद हुआ। इस विवाद में एक अभियुक्त के द्वारा अपनी ही ताऊ व ताई के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले के दौरान दोनों विक्टिम्स को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसमें दौरान उपचार महिला की मृत्यु हो गई। वह पुरुष को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह अभियुक्त को पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है और इसके लिए शासन से 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई थी। देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से, सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है। और खबर देहरादून से सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ किया। तो वहीं आपको बता दें कि तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोहियों को संबोधित किया, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा करने में आप सभी को कठिन संघर्ष करना होगा। यहाँ पर पहले से आपका व्यवस्था होगी, कहाँ पर पहले से टेंट इत्यादि होंगे या आपके पहले से जो रहने के स्थान होंगे, और बहुत सारे स्थानों पर आपको स्वयं उनको बनाना भी होगा, टेंट इत्यादि को लगाना भी होगा। और ये दुर्गम पर्वतीय रास्ते हैं जहाँ हिमनदों और अत्यंत जो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं, उन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस वर्ष माँ गंगा का मायका, जिसको मुखवा को माँ गंगा का मायका कहते हैं, मुखवा हर्षिल का प्रवास किया था और कई सारे साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं वहाँ से फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था।
और खबर अल्मोड़ा से सामने आई है, जहां पर अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक में कांग्रेस विधायकों ने बहिष्कार कर दिया और आज विकास भवन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक जैसे ही शुरू की तो कांग्रेस के विधायकों ने योजना को लेकर आपत्ति दर्ज की, जिसके आपको बता दें कि बहस ज्यादा बढ़ने से गर्मागर्मी हो गई, जिसमें कांग्रेसी विधायकों ने डीएम के व्यवहार से नाराज होकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। पूरे उत्तराखंड में 12 जिलों में कहीं भी परिव्यय जो हर वर्ष 10% की वृद्धि होती थी नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ चंपावत को छोड़ के। और उसके साथ साथ हमारा ये कहना है, क्योंकि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, जब पहली बार विधायक के रूप में गया था तो हमेशा हमें 3 दिन पहले पूरी बुकलेट दे दी जाती थी कि कितना परिव्यय तय है, और उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते थे कि विभागवार कितना पैसा दिया गया है, योजना में दिया गया है, लेकिन हमें बुकलेट भी नहीं दी गई है और इसी तरह से हुआ। तो इस बात को लेकर हमारा आक्रोश व्यक्त था और हमारा ये कहना था कि जो भी कार्य हो, जो भी संपादित हो, जो भी परिव्यय तय हो, वो पूरा विधिवत रूप से जनता के अनुसार हो, क्षेत्र के अनुसार हो, विधायकों की मांग के अनुसार हो। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उसको नजरअंदाज किया गया। इस बात को लेकर हम लोगों ने जिला योजना समिति का नियोजन समिति की बैठक में बहिष्कार किया है। हम विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, जिला योजना की जो बैठक होती है, ये जिले वाइज जिले में किस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और किस तरीके से विकास की बात को रखा जाए। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुकलेट होनी चाहिए, बुकलेट में ये रहनी चाहिए कौन से विधायक के कौन से क्षेत्र के काम है, वो बुकलेट में। आज 5 साल हो गए, बुकलेट की कोई बात ही नहीं करता। बाद में ये अपने लोगों को जो है काम बांट देते हैं। अल्मोड़ा में हंगामे के बीच प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने 74 करोड़ 75 लाख की जिला योजना का परिव्यय बजट स्वीकृत किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए। जिला योजना की बैठक संपन्न हुई है और 74 करोड़ 75 लाख रुपए का परिव्यय आज हमने जिला योजना का पास किया है। सभी विभागों के आज अधिकारी भी यहाँ पे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी विभागों ने बहुत अच्छा जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है। और मैंने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक सांसद हैं उनसे योजनाएं मांग के और बहुत जल्दी हमने काम की गति बढ़ानी है ताकि जिले के जितने अधूरे काम में जल्दी हो जाए। और इस बार कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। इसमें ये भी कर रहे हैं कि हर ब्लॉक में एक बहुत क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो भी विधायक लोगों से हमने निवेदन किया है कि जल्दी वो जो है स्कूल का प्रस्ताव भी दे दें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के ग्रामीण इलाके विशला दानपुर में निर्मित उप तहसील धूल फांक रही है। 2016 में भूमि पूजन और 2020 में भवन निर्माण के बाद अस्तित्व में आई विशला दानपुर की तहसील में अभी तक कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। विशला दानपुर की लगभग 22,000 के आसपास की आबादी अभी भी अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए कपकोट तहसील का रुख करती आती है। विशला दानपुर की क्षेत्रीय जनता कई बार मामले को लेकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्षेत्र के विधायक सुरेश गढ़िया भी वास्तविक सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। सामा तहसील ही क्यों, बागेश्वर जनपद की 5 तहसीलें और एक उप तहसील, सामा उप तहसील है। मैं एक ही तो आपके पास जनपद में तहसीलदार है, 6 तहसीलों पर 1 तहसीलदार है, बाकी तहसीलें आपने प्रभारियों को सौंप रखी हैं। जहाँ तक रहा धूल फांकने का सवाल और सामा की बिल्डिंग, निश्चित रूप से सामा में बिल्डिंग बनी है, क्योंकि जब आप तहसील स्वीकृत होती है तो पैसा भी आता है भवन इत्यादि के लिए। ये भवन के लिए पैसा आता तो ठेकेदारी के काम होते हैं तो रातों रात हो जाते हैं, लेकिन उस भवन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो है नहीं, वो दुगनाकुरी में भी नहीं है। और बागेश्वर से हमारे संवाददाता दीपक जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के चलते यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्या अपडेट आपके पास है दीपक? जी ठीक कहा आपने, यहाँ पर जो उदासीनता है, जो प्रशासनिक उदासीनता है वो साफ तौर पर झलक रही है। 2016 में ये दुगनाकुरी का एक हो गया। दूसरा कारण ये सामा क्षेत्र का जो विशला दानपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 2016 में यहाँ पर भूमि पूजन हो गया था। 2020 में यहाँ बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ यहाँ बैठ नहीं पाया और पूरी बिल्डिंग धूल फांक रही है, ताले जिसके पड़े हैं। अभी जमीनी कामकाज जो कामकाज होते हैं, तो जो तहसील स्तर पर कामकाज होते हैं, उन कामकाजों पर बहुत सा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्डिंग बनाकर यहाँ पर
खाली यहाँ पर खरीद कर दीजिए। लोग काफी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर जो है हालात वो बदल नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दीपक। और डोईवाला के बुल्लावाला जबरावाला के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब किसानों को सिंचाई में पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुसवा नदी के बुल्लावाला में आने वाली सिंचाई नहर से आने वाली पानी राजाजी पार्क से होकर पहुंचता है, लेकिन ज्यादा पानी आने की वजह से नहर के लिए बना अस्थायी बांध बार बार टूट जाता है, जिसके बाद उसे सही कराने के लिए बार बार राजाजी पार्क प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में पार्क प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक सर्वे कर इस बांध का स्थायी समाधान निकाला है। अब तार ज्वाल से इसे बांध का स्थायी समाधान किया जाएगा, तो वहीं जिसका कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, कल बुल्लावाला झबरावाला में कई दिन से पानी नहीं आ रहा था। उसकी समस्याओं को लेके हमारा एक पंचायत का प्रतिनिधिमंडल हमारा डायरेक्टर साहब से मिला था, तो उन्होंने सिंचाई विभाग और वन विभाग के कर्मचारियों का ज्वाइंट सर्वे के लिए ऑर्डर करे थे। तो आज उसी क्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने दोनों ने सर्वे कर लिया है। बहुत जल्द यहां पर बंधा बंधकर पानी किसानों को मिलेगा। और एक समस्या बहुत ज़्यादा ये थी कि बार बार नदी में पानी आने के कारण बंधा बह जाता था। उसके लिए हमने तार जाल निर्माण की भी अनुमति मांगी है, उसका भी सर्वे हो चुका है। बता रहा हूँ कि हमने फरवरी में दादाजी ने सरकार को स्वीकृति के लिए एक लेटर भेजा था, पर आती थी तक भी उसके कोई हमें उसमें स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। और विगत दिनों हुई बारिश के कारण वहाँ बंधा बह गया था और इसको बंदे को वायर गेट द्वारा लगाना अति आवश्यक था। अगर वायर गेट नहीं लगेंगे तो बंधा बार बार बह जाएगा। तो उसी के अनुमति के लिए आज हमारे फॉरेस्ट के साथ एक संयुक्त निरीक्षण हुआ और उसमें जैसे कि उच्च अधिकारी को निर्देश प्राप्त है कि इसे जल्दी से जल्दी इस काम को बनाने, तो हम 2 दिन में उच्च अधिकारी से स्वीकृति लेकर जल्दी से इस काम को कराने की। बंधा टूटा हुआ है और ये जो है कि झबरावाला बुल्लावाला कई गांव से जुड़े हुए हैं सिंचाई से, और सिंचाई अगर नहीं होगी तो जो है कि हम भी बेकार हुए। सिंचाई से ही हम भी जो है कि अनाज दे रहे हैं, तो इसका जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे डॉक्टर साहब से भी बात हुई, डॉक्टर साहब को भी बता दिया गया। डॉक्टर साहब के निर्देश है कि इसको तत्काल इसमें जो है काम शुरू करा जाए। और इसमें कल माननीय हमारे वन मंत्री महोदय का भी जो है कि फोन आया कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। अब तो डॉक्टर निदेशक महोदय ने भी कहा कि इस पर तत्काल काम शुरू करें। तो इसमें जो है कि चेक डैम हम जो कि सिंचाई विभाग के जो जेई साहब आ रखे हैं हमारे साथ में, गोसाई जी, इनके साथ हम इसका मौका निरीक्षण कर दिया है। और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि आईएसबीटी देहरादून क्षेत्र और उसके आसपास की भीड़ पर और वाहनों के परिचालन साथ ही पार्किंग के संबंध में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के विरुद्ध आरटीओ के निर्देश पर प्रवर्तन टीम देहरादून द्वारा एसबीटी और उसके आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस अभियान में 106 वाहनों के चालान में 20 वाहनों को सीज भी किया गया। इसमें हमारी 3 टीमें लगी थी और इसमें शिकायतें आ रही थी कि रोडवेज के आसपास और जो पार्किंग्स बनी हुई हैं हैफाजत वे में लोग लगा लेते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसमें लगभग हमारी 3 टीमों ने शाम से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई करी, जिसमें 106 गाड़ियों में चालान और 20 गाड़ियां सीज की गई थी। वो अभियान अभी भी चल रहा है। आज सुबह भी उन्होंने लगभग 4-5 बसें सीज करी हैं और ये कार्रवाई अभी आगे जारी है। और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर हरिद्वार की माया देवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट से यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। चारधाम यात्रा कर लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्ती करने की मांग की है। यात्रियों का कहना है कि दूसरे राज्य से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहां पहुंचते हैं, लेकिन उनसे बदसलूकी होने पर उन्हें काफी निराशा होती है। और उसके 12-13 नाम थाने प्रभारी जो बोल रहे थे, अभी तो मैं कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरदार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी प्रशासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे। और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर, तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। डर लगता है, जाने में कई दिक्कत होती है। सब गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग होता है?
ऐसा तो स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। कहीं गए ही नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है, खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे, किसी को डर लग रहा है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि MGDA ने ऋषिकेश क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के निर्देश पर गठित 5 प्रवर्तन टीमों ने क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 6 अनधिकृत निर्माणों को सील कर दिया है। प्राधिकरण की सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नहीं, देखिए, बिल्कुल, चूंकि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर जाम की एक लगातार समस्या बनी रहती है पार्किंग नहीं होने से। तो सीलिंग करके हम लोग उसमें एक तो पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं ताकि कोई अवैध निर्माण न करे। साथ ही साथ गंगा जी के किनारे भी हम लोगों को लगातार सतत निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि गंगा जी के किनारे से 100 मीटर तक के किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है। तो उसमें भी अगर कोई करता है तो उसकी कार्रवाई करते हैं। तो ऋषिकेश में हम लोगों ने एक विशेष अभियान इसको लेकर के चला रहे हैं ताकि कोई भी अवैध निर्माण न हो पाए। और उत्तराखंड में SDRF को यूं ही देवदूत नहीं कहा जाता है, क्योंकि हर आपदा से निपटने के लिए SDRF की टीम लगातार मुस्तैदी से अपना काम करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ हर चुनौती में लोगों की जान बचाने का काम करती है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर SDRF के कमांडेंट IPS अपर्णा अर्पण यदुवंशी ने बताया कि चारधाम यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए SDRF द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें से 38 स्थानों पर SDRF की टीमें मुस्तैदी के साथ यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात की गई हैं और इस यात्रा के दौरान सभी टीमें काम कर रही हैं। और अभी तक अगर बात की जाए तो SDRF द्वारा 38 रेस्क्यू अभियान में से 100 से अधिक यात्रियों की जान बचाई गई है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।